नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सीएम रावत आप सभी का अपने YouTube चैनल सीएम क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे अपना टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान पर प्रभाव। तो भारतीय संविधान पे प्रभाव से क्या अभिप्राय है? प्रभाव का मतलब जैसे कि जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ था। किसके द्वारा तैयार किया गया था? संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था। तो प्रभाव से अभिप्राय जैसे कि मान लो कि भारतीय संविधान एक प्रकार से एक पुस्तक के रूप में है, ठीक। तो अगर अपन इतिहास भी पढ़ते हैं ना कभी, तो उसमें क्या कहा जाता है कि इतिहास लिखते समय हम दो चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं। किसके ऊपर? स्रोतों में दो चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं कि जो भारतीय इतिहास लिखा है, विश्व का इतिहास लिखा, वो किन आधारों पर लिखा। तो उसमें हम दो आधार बताते हैं। कौन कौन से? एक तो पुरातात्विक आधार, यानी कि वो सभी भौतिक वस्तुएं जिनके आधार पे इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, और दूसरा साहित्यिक, ठीक है, साहित्यिक स्रोत। तो इस प्रकार से हम इतिहास की रचना करते हैं। तो उसी प्रकार से जो भारतीय संविधान था, इसका भी तो निर्माण किया गया है, एक बुक के रूप में ही तो किया गया है। तो इसको भी बनाने में किन किन की सहायता ली गई, यानी कि किन किन संविधानों के इसके ऊपर प्रभाव पड़े, ठीक है। तो इसके ऊपर प्रभाव की बात करेंगे या इसके स्रोतों की बात करेंगे, तो इसके दो स्रोत हैं। कौन कौन से? एक तो स्थानीय स्तर के प्रभाव, ठीक है, और दूसरा विदेशी स्तर का प्रभाव। अब इसमें दो चीजें देखी हमने, एक तो स्थानीय स्तर का प्रभाव और दूसरा विदेशी स्तर का प्रभाव। अब इस प्रभाव में हम देखेंगे कि सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा, कि जब भारतीय संविधान सभा भारतीय संविधान का निर्माण कर रही थी, तो इनमें से स्थानीय स्तरों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा या विदेशी स्तरों का। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है सर्वाधिक प्रभाव किसका था? स्थानीय स्तरों का, ठीक है, सर्वाधिक प्रभाव था। तो फिर हमने कहा कि स्थानीय स्तरों में सर्वाधिक प्रभाव था, तो उसमें भी किस में, ठीक है। तो इसको हम दो भागों में देखेंगे। कौन कौन से में? एक तो विभिन्न अधिनियमों का प्रभाव। कौन से? विभिन्न अधिनियम का प्रभाव, और दूसरा कि जो भारतीय संविधान का निर्माण किया, तो राष्ट्रीय आंदोलनकारियों ने भी किया था, उन्होंने किया था। तो इसमें अगली बात आएगी कि राष्ट्रीय आंदोलनकारियों का निर्माण, राष्ट्रीय आंदोलन कार्यों का प्रभाव, ठीक है। हम स्टार्ट किया है भारतीय संविधान पर प्रभाव। तो हमने कहा कि जिस प्रकार से किसी पुस्तक को लेखन के लिए उसमें कुछ स्रोत लिए जाते हैं कि आपने इस पुस्तक की रचना किस आधारों पे की, तो आप बताते हो कि हमने ये स्रोत वहां से उठाए। इसी प्रकार से जो भारतीय संविधान के ऊपर जो प्रभाव पड़े हैं, इनमें हम कहेंगे कि हमने दो स्तरों पे इसके प्रभाव मिलते हैं। कौन कौन सा स्तर? एक तो स्थानीय स्तर का प्रभाव, दूसरा विदेशी स्तर का प्रभाव। तो इनमें भी हमने कहा कि सबसे ज्यादा भारतीय संविधान पे किसका प्रभाव पड़ा है, तो इसमें कहा कि सर्वाधिक प्रभाव किसका है? स्थानीय स्तरों का प्रभाव। फिर हमने कहा कि स्थानीय स्तर हैं, इनको भी हम दो भागों में विभाजित करके देखेंगे। एक तो विभिन्न अधिनियमों का प्रभाव और दूसरा राष्ट्रीय आंदोलनकारियों का प्रभाव। फिर इसमें बात आती है कि जो विभिन्न अधिनियम हैं, अधिनियम मतलब जब अपना देश आजाद नहीं था, यानी कि जब अंग्रेजों का शासन हुआ, कब से? 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। एक प्रकार से अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता यहाँ पे स्थापित हो गई थी। फिर उसके बाद में देश में शासन करने के लिए उन्हें किस चीज की आवश्यकता पड़ी? कानूनों की या कुछ नियमों के। तो वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से
एक प्रकार से विभिन्न प्रकार के कानून लाते रहते थे। 1773 में लाया, 1793 में लाया, फिर उसके बाद में 1813 में लाया, 1833 में लाया, यानी कि लगभग 20 वर्ष बाद में लाते रहते थे। फिर उसके बाद में एक क्रांति होती है, एक रिवोल्ट होता है जिसका नाम है 1857 की क्रांति। तो इस रिवोल्ट के बाद में इन अधिनियमों का जो 20 साल वाला क्रम था वो थोड़ा डगमगा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन विभिन्न प्रकार के अधिनियम आते हैं, जिनमें 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। तो इस प्रकार से ये क्या थे? विभिन्न प्रकार के अधिनियम थे, और इनमें भी सर्वाधिक प्रभाव किसका था? 1935 के अधिनियम का, 1935 के एक्ट का। अधिनियम को इंग्लिश बोलते हैं एक्ट। तो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा 1935 के एक्ट का, यहां तक क्लियर। फिर उसके बाद में कहा कि कितना प्रभाव पड़ा, तो जो भारतीय संविधान में लिखा गया है, जिसमें हम कहते हैं कि 22 भाग है, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं, उनमें यानी कि ये जो भी चीजें ली गई हैं उनके ऊपर लगभग 2/3 अनुच्छेद यहीं से उठाए गए हैं। 2/3 अनुच्छेद, 2/3 अनुच्छेद कहां से लिए गए हैं? यहीं से लिए गए हैं। ठीक, कौन से अधिनियम से? 1935 के अधिनियम से। फिर उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है कि अच्छा इतने अनुच्छेद लिए गए हैं, हाँ जी इतने अनुच्छेद लिए गए हैं। तो फिर उसके बाद में कहा कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें ली गई जो हमारे को भी वाकिफ होनी चाहिए। तो इसमें क्या क्या लिया गया, तो मुख्यतः जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात करेंगे। वैसे तो पूरा संविधान ही इसी से लिखा गया है। ठीक है, तो मुख्य बात करेंगे तो इससे ली गई है क्या? अध्यादेश की प्रक्रिया। जो अध्यादेश है वो भी यहीं से लिया गया। ठीक है, कौन से अधिनियम से? 1935 के अधिनियम से। अब बात आती है कि अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश बेसिकली क्या होता है कि हमारे यहाँ पे कानून बनाने के लिए कौन होते हैं? विधायिका होती है, और उसका संचालन करने के लिए कार्यपालिका होती है, और उसको लागू करवाने के लिए न्यायपालिका होती है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो कानून निर्माण का कार्य करती है वो विधायिका करती है। और विधायिका में भी जैसे कि अगर भारत के संदर्भ में देखें तो संसद कानून का निर्माण करती है, जिसमें लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। ठीक है, तो इनके कुछ सत्र चलते हैं, जैसे बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। ठीक है, तो इन सत्रों में क्या होता है? ये कानूनों का निर्माण करते हैं। पर यदि मान लो कि देश के सामने कानून बनाना इतना आवश्यक हो जाए और ये सत्र नहीं चल रहे हो, तो कानून कौन निर्माण करे? तो भारत में आर्टिकल 213 के तहत तो राज्यपाल, और 123 के तहत जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश लाकर कानून बना सकता है। ठीक है, तो इसमें से एक अध्यादेश की प्रक्रिया ली गई है। ठीक है, उसके अलावा दूसरी चीज ली गई है संघीय न्यायालय। क्या? संघीय न्यायालय। अब ये संघीय न्यायालय क्या है? ठीक है, अपने यहाँ पे जो न्यायपालिका है वो क्या है? एकीकृत है, जो ब्रिटेन से ली गई, बाद में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। फिर उससे नीचे हाई कोर्ट, जो प्रत्येक राज्य के स्तर पर होता है। फिर उसके बाद में होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट। इसमें क्या होता है कि जो नीचे से ऊपर की तरफ क्या होती है? अपील जाती है। ठीक है, अपील की जाती है। और ऊपर से नीचे की तरफ क्या होती है? नीचे से ऊपर की तरफ तो अपील होती है, और ऊपर से नीचे की तरफ आदेश जाते हैं या निर्देश। ठीक, निर्देश दिए जाते हैं। इस प्रकार से है। तो ये एक प्रकार से नीचे वाले सभी कोर्टों के ऊपर किसका नियंत्रण है? सुप्रीम कोर्ट का। तो इसलिए क्या कहेंगे इसको हम? संघीय न्यायालय। तो संघीय न्यायालय कहां से लिया गया? 1935 के अधिनियम से लिया गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है कि और क्या लिया गया। तो और लिया गया है इससे द्विसदनीय विधायिका। क्या? द्विसदनीय विधायिका। तो अगला क्वेश्चन आता है 1935 के अधिनियम से और क्या लिया गया? द्विसदनीय विधायिका, यानी कि जो विधायिका है जो अपने कानून निर्माण करती है, जैसे कि अपने संसद
जिसको जो विधायिका बोलते हैं, ठीक है। तो उस विधायिका में लोकसभा है और राज्यसभा है। ये दो सदन हो गए, एक तो लोकसभा वाला सदन और एक राज्यसभा वाला सदन। जैसे कि लोकसभा से प्रत्यक्ष रूप से प्रत्याशियों को चुन के भेजते हैं हम, और राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से चुन के भेजते हैं। तो ये जो द्विसदनीय विधायिका है, ये हमने कहाँ से ली? तो ये हमने ली 1935 के अधिनियम से इसको लिया। फिर उसके बाद में एक चीज और इंपॉर्टेंट ली गई है। कौन सी ली गई है? जिसका नाम है त्रिसूची प्रणाली। क्या? त्रिसूची प्रणाली। कि अब मान लो कि हमारे यहाँ पे क्या है कि भारत एक देश है, यानी कि राज्यों का संघ होगा, तो वो तो भारत के स्तर के ऊपर हो गया। और भारत को प्रशासनिक दृष्टि से चलाने के लिए अनेक प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त होगा, जो मुख्यतः हम राज्य बोल देते हैं। 28 राज्य, कुछ केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो अब एक तो केंद्र स्वयं हो गया, संघ हो गया, और उसके अलावा प्रशासनिक इकाइयां हो गई। तो इनके मध्य कुछ शक्तियों का क्या होगा? विभाजन होगा, ठीक है, या शक्तियों का एक प्रकार से बंटवारा होगा। किसके मध्य? संघ और इकाइयों के मध्य। तो इनके लिए क्या अपनाया गया है? त्रिसूची प्रणाली अपनाई गई है कि एक तो संघ सूची हो गई कि इसके ऊपर संघ सरकार कानून बना सकती है, दूसरी राज्य सूची हो गई जिसके ऊपर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और तीसरी है समवर्ती सूची जिसके ऊपर राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों ही मिलकर कानून बना सकती है। तो ये हमने भारतीय संविधान के ऊपर स्थानीय स्तर के प्रभावों में भी विभिन्न अधिनियमों के प्रभावों को देखा। तो एक फिर से रिवाइज कर देते हैं कि भारतीय संविधान पर प्रभाव। भारतीय संविधान पे दो स्तरों के प्रभाव पड़े हैं, एक तो स्थानीय स्तर का प्रभाव, दूसरा विदेशी स्तर का प्रभाव। जो स्थानीय स्तर का प्रभाव है वो सबसे ज्यादा पड़ा है। आपसे क्वेश्चन पूछे भारतीय संविधान पे सबसे ज्यादा प्रभाव है स्थानीय स्तर का प्रभाव, और स्थानीय स्तर के प्रभाव को भी हम दो रूपों में देखेंगे। जैसे कि एक तो विभिन्न अधिनियमों का प्रभाव देखेंगे, और दूसरा राष्ट्रीय आंदोलनकारियों का प्रभाव देखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलनकारियों जैसे जवाहरलाल नेहरू का क्या प्रभाव रहा, महात्मा गांधी जी का क्या प्रभाव रहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का क्या प्रभाव रहा, इस प्रकार से हम प्रभाव के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद में हमने कहा कि विभिन्न जो अधिनियमों का प्रभाव पड़ा है उसमें भी सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है 1935 के अधिनियम का पड़ा है। तो इसमें कहा कि कितना प्रभाव पड़ा कि अपना जो संविधान निर्माण हुआ है उसमें 2/3 अनुच्छेद इसी एक्ट से लिए गए हैं। तो फिर उसके बाद में हमने कहा कि इससे जो मुख्य बातें ली गई हैं उनके बारे में बताना है। तो हमने कहा कि अध्यादेश की प्रक्रिया भी यहीं से ली गई है, संघीय न्यायालय की अवधारणा भी यहीं से ली गई है, द्विसदनीय विधायिका और त्रिसूची प्रणाली भी यहीं से ली गई है। और हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलनकारियों के प्रभाव। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।